ब्रह्मांड के सुदूर कोने में एक ऐसा कबीला रहता था जिसे दुनिया योटसा के नाम से जानती थी। योटसा कोई साधारण कबीला नहीं था। ये वे योद्धा थे जो न किसी से डरते थे, न किसी से मित्रता करते थे। वे ना तो कभी किसी का शिकार बने, बल्कि वे खुद ब्रह्मांड के सबसे खूंखार शिकारी थे। उनका अस्तित्व ही दूसरों का शिकार करने पर टिका था। इस गाथा की शुरुआत होती है डेका से। डेका एक युवा योटसा था जिसके भीतर साहस की ज्वाला जल रही थी। कहानी के आरंभ में डेका अपने बड़े भाई क्यूबा से मिलने एक ऐसी रहस्यमयी गुफा की ओर जाता है जो विशाल और ऊबड़ खाबड़ पत्थरों के बीच छिपी थी। उस गुफा की गहराई इतनी थी कि सूरज की एक भी किरण वहां तक नहीं पहुंच पाती थी। वहां केवल अनंत अंधेरा और सन्नाटा था। जैसे ही डेका गुफा के भीतर कदम रखता है, उसे अपने भाई की उपस्थिति का आभास होता है। डेका कहता है, भाई, मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूं। तुमने अपनी शील्ड का उपयोग किया हुआ है। अभी डेका के शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि क्यूबा ने पीछे से अचानक वार कर दिया। लेकिन डेका कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसने बड़ी ही फुर्ती से उस वार को रोक लिया। क्यूबा मुस्कुराते हुए कहता है, भाई, अब इसे पाने की बारी तुम्हारी है। और इसके साथ ही दोनों भाइयों के बीच एक भयंकर और घमासान युद्ध छिड़ जाता है। तलवारों की खनखनाहट से पूरी गुफा गूंज उठती है। युद्ध के दौरान क्यूबा कहता है, तुम अभी मेरे से लड़ने योग्य नहीं हो। गुफा की शक्तियों का उपयोग करो। तुम गुस्से में लड़ते हो और गुस्सा योद्धा को कमजोर बनाता है। डेका कड़कड़ाती आवाज में जवाब देता है, नहीं, मैं अपने फादर की तरह लड़ता हूँ। क्यूबा उसे याद दिलाता है, तुम सिर्फ डेका हो, योद्धा बनो। लड़ाई इतनी तीव्र थी कि क्यूबा अनियंत्रित होकर नीचे गिर जाता है, लेकिन वो फुर्ती से एक पत्थर को पकड़कर खुद को संभाल लेता है। ऊपर उठते ही वो ललकारता है, भाई, मैं अभी मरा नहीं हूँ, तलवार उठाओ। लेकिन डेका शांत होकर कहता है, तुम हार चुके हो। युद्ध के बाद डेका अपने भाई के शिप अंतरिक्ष यान में प्रवेश करता है। वहाँ उसे एक पुराना खिलौना दिखता है। डेका उसे देखकर कहता है, भाई, ये खिलौना अब भी तुम्हारे पास है। इसकी वजह से मुझे अपना असली दांत खोना पड़ा था। क्यूबा भावुक होकर कहता है, क्या तुम्हें अब भी वो याद है? तुमने तब मेरी जान बचाई थी। वो डेका को अपने पास बुलाता है और कहता है, मैंने इसे ठीक कर दिया है, और याद रखना, गुस्से में अपनी जान मत गंवा देना। तभी क्यूबा डेका को एक स्क्रीन पर कुछ दिखाने लगता है। उसका स्वर गंभीर हो जाता है, आज तुम्हें कसम खानी होगी। ये कबीला तुमसे तुम्हारे पूर्वजों ने छीन लिया था। अब तुम्हें अपनी जगह बनाने के लिए एक ऐसा शिकार करना होगा जिसे आज तक कोई नहीं कर पाया। तुम्हें उसे घर लेकर आना होगा। डेका एक विचित्र ग्रह की छवि देखता है और पूछता है, रुको, ये क्या है? क्यूबा जवाब देता है, ये गैना है। इसे डेथ प्लैनेट कहा जाता है। ये कभी न मरने वाले कालिसक का ग्रह है। हमारे पिता भी इससे डरते हैं। कालिसक और पिता के डर की बात सुनकर डेका का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वो कहता है, भाई, तो फिर मैं इसी का शिकार करूंगा। फादर मुझे सबसे कमजोर मानते हैं, इसलिए मुझे सबसे ताकतवर को मारकर खुद को साबित करना होगा। क्यूबा उसे चेतावनी देता है, वहाँ हारने का मतलब सिर्फ मौत है। डेका आत्मविश्वास से कहता है, तो फिर मैं हारूंगा ही नहीं। तभी शिप के सेंसर बजने लगते हैं। उनके क्रूर पिता के आने का सिग्नल मिलता है। दोनों भाई बाहर निकलते हैं। जैसे ही उनके पिता शिप से बाहर कदम रखते हैं, डेका निडर होकर कहता है, फादर, मैं आपको गर्व के साथ लड़ने के लिए चुनौती देता हूँ। पिता उसकी चुनौती को नजरअंदाज कर क्यूबा से कहते हैं, अभी तक तुमने अपना काम पूरा नहीं किया। क्यूबा अपने छोटे भाई की वकालत करते हुए कहता है, फादर, छोटे भाई को भी एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन पिता नफरत से कहते हैं, ये हमारे कबीले को कमजोर करने वाला दूसरा योटसा है। ऐसी कमजोरियों को चुनकर मार देना चाहिए। जब क्यूबा बताता है कि डेका कालिसक का शिकार करने जाएगा, तो पिता उपहास करते हुए कहते हैं, ये हमारे कबीले का सबसे मरियल योटसा है। तुम्हें इसे नींद में ही मार देना चाहिए था। इसे अभी खत्म करो। पिता अपनी शक्तियों से एक इलेक्ट्रिक लेजर लाइट छोड़ते हैं जो डेका को जकड़ लेती है। डेका तड़पता है पर छूट नहीं पाता। क्यूबा स्थिति को भांपते हुए पिता से कहता है, छोटे भाई के मरने पर हमें गर्व होगा। वो अपनी तलवार निकालता है और डेका के गले पर रख देता है। डेका भरी आंखों से कहता है, बड़े भाई, क्या तुम भी मुझे कमजोर मानते हो? क्यूबा धीरे से फुसफुसाता है, भाई, हिम्मत दिखाओ। अचानक क्यूबा अपनी तलवार घुमाता है और डेका को मारने के बजाय उसे लेजर लाइट से आजाद कर देता है। वो तेजी से डेका को शिप के अंदर धकेलता है और कंट्रोल मशीन से गेट बंद कर देता है। पिता चिल्लाते हैं, क्यूबा, तूने मुझे धोखा दिया है। पिता और पुत्र क्यूबा के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो जाता है। शिप के शीशे के पीछे से डेका बेबस होकर चिल्लाता है, नहीं फादर, क्यूबा, रुको। वो गेट तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। पिता क्रूरता की सारी हदें पार कर देते हैं। वे क्यूबा का हाथ काट देते हैं और उसके सीने पर वार करते हैं। पिता कहते हैं, कमजोरों को माफ करना भी कमजोरी की पहचान है। अंतिम क्षणों में भी क्यूबा हार नहीं मानता है। तलवार उठाओ भाई। पिता पीछे से क्यूबा की पीठ में तलवार घोंप देते हैं।
मरने से पहले क्यूबा शिप को स्टार्ट कर देता है और डेका को आखिरी संदेश देता है, उसे यानी कालीसक को घर लेकर आओ। पिता क्यूबा का गला काट देते हैं। डेका ये सब देख रहा होता है और गहरा सदमा लगने के कारण बेहोश हो जाता है। जब डेका को होश आता है तो वो देखता है कि शिप फटने वाली है। वो तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग करता है। वायुमंडल में प्रवेश करते ही एक विशाल ड्रैगन उसके लैंडिंग पॉट से टकराता है और डेका सीधे गेना के घने जंगलों में जा गिरता है। होश में आते ही डेका अपने भाई के बलिदान को याद करता है और कहता है, अब ये भाई क्यूबा के खातिर करूंगा। वो अपने हथियारों की जांच करता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक उसे एहसास होता है कि उसका एक हथियार गायब है। तभी पेड़ों की टहनियां जीवित उठती हैं और उस पर हमला कर देती हैं। डेका अपनी तलवार से संघर्ष करता है, लेकिन टहनियां उसे घसीटने लगती हैं। वो अपने तीर धनुष और बुद्धि का उपयोग कर उनसे बचकर एक सुरक्षित चट्टान पर पहुंचता है। वहां वो एक झरने के पास रुककर अपने घावों को धोता है। वो पास के पौधों को स्कैन करता है और उनके पत्तों को मरहम की तरह लगाता है। उसे वहां छोटे विचित्र कीड़े मिलते हैं जो फूलने के बाद बम की तरह फट जाते हैं। वो इस जहरीले और खतरनाक वातावरण को समझने की कोशिश करता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। एक लड़की उसे पुकार रही होती है। वो कहती है, मेरे पास एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर है जिससे तुम मेरी भाषा समझ सकते हो। वो लड़की एक सिंथेटिक रोबोट है जिसका नाम थिया है। थिया उसे बताती है कि वो बैडलैंड कॉर्पोरेशन की ओर से यहाँ रिसर्च के लिए आई थी। थिया और डेका के बीच बहस होती है। डेका कहता है, योट्सा अकेले शिकार करता है। थिया पलटकर जवाब देती है, अकेले शिकार करते होंगे पर अकेले मरते भी हैं। तुम कालीसक का शिकार करने आए हो और मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा सकती हूँ। एक ड्रैगन पक्षी उन पर हमला करता है और जहरीले कांटे फेंकता है। एक कांटा डेका के गले में लग जाता है और वो बेहोश होने लगता है। थिया उसे बचाती है और उसे होश में लाती है। थिया बताती है कि कालीसक ने उसका पैर अलग कर दिया था और उसकी साथी टेअसा, दूसरी सिंथेटिक, शायद अब भी जीवित है। डेका और थिया का सफर शुरू होता है। रास्ते में वो कई खतरनाक जीवों जैसे इम्बरे अंगुआस, कीड़ों और बोन बाइसन का सामना करते हैं। डेका एक लूना बाघ को अपनी वीरता से मारता है। इस दौरान एक छोटा जीव नेल भी उनके साथ जुड़ जाता है। थिया डेका को समझाती है कि एक अल्फा वो नहीं जो सिर्फ मारता है, बल्कि वो है जो अपने झुंड की रक्षा करता है। वे अंततः बैडलैंड के पुराने बेस कैंप पर पहुंचते हैं। वहां थिया को अपना कटा हुआ पैर मिलता है, लेकिन तभी कहानी में मोड़ आता है। थिया ने चुपके से अपनी साथी टेअसा को अपनी लोकेशन भेज दी थी। डेका को पता चलता है कि थिया भी उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन थिया उसे आगाह करती है कि वो कालीसक को नहीं मार सकता। डेका क्रोधित होकर कहता है, मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा, तुम मेरा नहीं। वो धमाका करके कालीसक को बुला देता है। कालीसक प्रकट होता है, एक अजेय राक्षस जिसके अंग कटने पर दोबारा उगाते थे। डेका और कालीसक के बीच प्रलयंकारी युद्ध होता है। डेका बहादुरी से लड़ता है, लेकिन कालीसक उसे जकड़ लेता है। तभी टेअसा वहां आती है और एक घातक फ्रीजिंग वेपन से कालीसक और डेका दोनों को जमा देती है। डेका और कालीसक को कैद कर लिया जाता है। लैब में डेका को पता चलता है कि टेअसा और थिया बहनें जैसी हैं। लेकिन टेसा पूरी तरह से कंपनी के आदेशों की गुलाम है। वो डेका पर रिसर्च करना चाहती है। थिया को अपनी गलती का एहसास होता है। वो देखती है कि डेका ने उसकी जान बचाई थी। टेसा थिया से कहती है, मैं वही गलती नहीं करूंगी जो डेका के भाई ने की थी। कमजोरों को मर जाना चाहिए। वो थिया को भी नष्ट करने का आदेश देती है, लेकिन डेका और थिया मिलकर एक योजना बनाते हैं। डेका अपने एक छोटे खिलौने, जो वास्तव में एक घातक बम था, के जरिए गार्ड्स को खत्म कर देता है। डेका वहां से भाग निकलता है और अपने भाई के पुराने शिप के पास पहुंचता है। वो अपने भाई का मुखौटा पहनता है और तय करता है कि अब वो सच्चा अल्फा बनेगा। वो जंगल के जहरीले पौधों, कीड़ों और कांटों को हथियार के रूप में इकट्ठा करता है। डेका वापस बेस कैंप पहुंचता है। उसे पता चलता है कि वहां नील वास्तव में कालीसक का बच्चा है। डेका थिया के पैरों को मुक्त करता है और वे मिलकर टेसा की सेना पर हमला कर देते हैं। डेका अपने बनाए हुए जैविक हथियारों, फटने वाले कीड़े और तेजाब से सिक्योरिटी फोर्स को तबाह कर देता है। उधर थिया कालीसक को आजाद कर देती है। कालीसक आजाद होते ही टेसा पर हमला करता है और उसे निगल जाता है, लेकिन टेसा ने अपने पास एक बर्फ वाला हथियार छिपा रखा था, जिससे कालीसक अंदर से जमने लगता है और फट जाता है। अंत में टेसा अपनी आखिरी सांसों में थिया को मारने की कोशिश करती है, लेकिन डेका पीछे से उसे खत्म कर देता है। थिया डेका से कहती है, अब तुम एक बहादुर योद्धा बन गए हो। डेका अपना शिप लेकर अपने ग्रह और अपने कबीले के पास पहुंचता है। वो अपने पिता के सामने खड़ा होता है। पिता पूछते हैं, क्या तू अपने भाई का बदला लेने आया है? डेका शांत स्वर में कहता है, मैं यहाँ अपनी पहचान लेने आया हूँ। आपने हमारे कबीले को कलंकित किया है।
पिता अपने योद्धाओं को डेका को मारने का आदेश देते हैं, लेकिन डेका उन्हें गाजर मूली की तरह काट देता है। अंततः पिता और पुत्र के बीच निर्णायक युद्ध होता है। पिता गायब होकर वार करते हैं, लेकिन डेका शिप की धूल उड़ाकर उनकी लोकेशन जान लेता है। डेका अपने पिता का हाथ उसी तरह काट देता है जैसे उन्होंने क्यूबा का काटा था। पिता हार मान लेते हैं और कहते हैं, मुझे सही उत्तराधिकारी मिल गया है, कबीले में अपनी जगह ले लो। लेकिन डेका कहता है, मेरा अपना कबीला है। तभी वहां कालीसेक के बच्चे नेल के साथ थिया आती है और कबीले के भ्रष्ट नेतृत्व का अंत होता है। डेका अब केवल एक शिकारी नहीं बल्कि एक रक्षक और सच्चा अल्फा बन चुका था। तभी आकाश से एक विशाल शिप आता दिखाई देता है। थिया पूछती है, अब ये कौन है? डेका आसमान की ओर देखते हुए कहता है, वो मेरी माँ है। यहाँ कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, ऐसी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ दूसरे कहानी।